नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। देश में ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज है। विपक्षी दल लगातार इन कार्रवाई पर सवालिया निशान लगाते हुए केंद्र सरकार पर हमलावर है। हाल ही में दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। दिल्ली की शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई ने यह छापेमारी की। इतना ही नहीं, सीबीआई ने पूर्व एक्साइज कमिश्नर अरावा गोपी कृष्णा के आवास और 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। इस कार्रवाई की जानकारी उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने खुद ट्वीट कर दी। दिल्ली के डिप्टी सीएम के ठिकानों पर सीबीआई की कार्रवाई से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की पश्चिम बंगाल में मंत्री के ठिकानों पर कार्रवाई और नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ पर भी केंद्र की बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर कसे गए शिकंजे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। कार्रवाई को लेकर जहां विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर है, वहीं बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। कार्रवाई को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ हुई है, उसी दिन ये छापा पड़ा है। बहरहाल सीबीआई की कार्रवाई को लेकर चौतरफा आलोचना हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं? क्या गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें जांच एजेंसियों के निशाने पर है? क्या सत्ता में रहते हुए अवैध रुपयों की जमाखोरी पर कार्रवाई कर केंद्रीय जांच एजेंसियां सही दिशा में जा रही हैं? और क्या गैर बीजेपी शासित राज्यों में सत्ताधारी दलों को कमजोर करने की बीजेपी सरकार की साजिश है? जनता मांगे जवाब में आज हम इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। रेड पर रार में तो सीबीआई की कार्रवाई को लेकर राजधानी दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता पर इस कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ अब दूसरे राज्यों में भी पैर पसार रही है। दिल्ली और पंजाब के बाद अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात पर आम आदमी पार्टी की नजरें हैं। ऐसे में ये कार्रवाई कहीं न कहीं पार्टी को अंदरूनी तौर पर कमजोर करेगी। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करें, उससे पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की सियासत में मौजूदा समय में कई नए रंग देखने को मिल रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार में देश की जांच एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। कई विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार की आलोचना करने मात्र से ही जांच एजेंसियां एक्टिव हो रही हैं और गैर बीजेपी शासित राज्यों में जांच एजेंसियों के जरिए कार्रवाई की जा रही है। सत्ता की चाह और सियासत का खेल इन दिनों देश में चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई आग में घी डालने का काम कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की आबकारी नीति पर सवाल उठे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश एलजी पीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर की थी। डिप्टी सीएम पर नई एक्साइज ड्यूटी में गड़बड़ी करने के आरोप। मुख्य सचिव की 2 महीने पहले की रिपोर्ट में आबकारी नीतियों में नियमों का उल्लंघन पाया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मनीष सिसोदिया के आदेश पर एक्साइज पॉलिसी के जरिए कोरोना के बहाने शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ 36 लाख रुपए माफ किए गए। इससे शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचा। एयरपोर्ट पर शराब ठेकेदारों के लाइसेंस जब्त करने की बजाय उन्हें 30 करोड़ रुपए की छूट देने का आरोप भी डिप्टी सीएम पर लगा है। सीबीआई की कार्रवाई पर सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी ने विदेशों में अखबारों में पैसे देकर खबर छपवाने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि विदेश के दोनों अखबारों में छपी खबरें एक जैसी हैं। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा मंत्रालय भी है और इसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दुनिया भर में दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ हो रही है। बहरहाल सीबीआई की इस कार्रवाई को एक साजिश बता रहे मनीष सिसोदिया ने शायराना अंदाज में ट्वीट कर कहा है, मुझे तुम्हारी साजिशें तोड़ ना सकेंगी। मैंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए स्कूल बनाए, लाखों बच्चों की जिंदगी में आई मुस्कान मेरी ताकत है। तुम्हारा इरादा मुझे तोड़ने का है, मेरा इरादा तो ये है।
सियासत में आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहेगा, लेकिन जांच एजेंसियों पर उठे सवालों और उसकी कार्रवाई को संदिग्ध माना जाना केंद्र की नीतियों पर तो सवाल खड़े करता ही है, साथ ही इन एजेंसियों के पारदर्शी होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो रेड पर रार, जनता मांगे जवाब में इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं। शुभेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रायपुर से कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। पश्चिम बंगाल से टीएमसी नेता संजय सरकार जी हैं। सरकार जी, आपका भी स्वागत है। लखनऊ से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हुदा जरीवाला जी हैं। जरीवाला जी, आपका भी इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विशेष टिप्पणी के लिए के अग्निहोत्री जी। अग्निहोत्री जी का आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले जरीवाला जी के पास चलते हैं। हुदा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हुदा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आपकी आ रही है हुदा जी, मेरी आ रही है आपको? जी, आ रही है। जी हुदा जी, इस कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी का सीधे सीधे आरोप है कि सीबीआई और ईडी की केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। क्या यह सही आप लोगों का आरोप है? जी, बिल्कुल आरोप सही है। आप देखते हैं कि अमेरिका के जो सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में जिस दिन हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी की तस्वीर छपती है, दिल्ली एजुकेशन मॉडल की तारीफ की जाती है। बाकायदा से फ्रंट पेज का ये आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का, जो कि यकीनन देखा होगा जहां जहां भी इस तरह से यानी परेशानी करने वाली जो बात है, तो ये सीधा सीधा अगर आरोप नहीं है, अगर परेशानी करने वाली हरकतें नहीं है, तो क्या है? हमारे डिप्टी सीएम बात करते हैं एजुकेशन की। हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल, एजुकेशन का एक तरह से रुख बदल दिया है। आपने देखा था कुछ दिनों पहले डॉक्टर सत्येंद्र जैन पे कितनी कार्रवाई हुई थी, बाकायदा से सेम तरीके से सीबीआई की रेड हुई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं निकला उसमें। खुद सीबीआई ने अपना केस वापस लिया है। तो ये आप इस तरह की जो संस्थाएं हैं, चाहे ईडी की रेड हो, सीबीआई की रेड हो, ये तमाम जो रेड्स है, आप क्यों बीजेपी क्यों डरती आम आदमी पार्टी से? हम अभी 2 राज्यों में इस वक्त मौजूद हैं, दिल्ली, पंजाब। बीजेपी का साफ साफ खौफ नजर आ रहा है। साफ साफ नजर आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो आने वाला चुनाव है, जिसमें आम आदमी पार्टी का बहुत बेहतर प्रदर्शन होने से इनको डर है। हुदा जी, थोड़ा रोकना चाहेंगे हम आपको। निश्चित तौर पे आपको भी पता है कौन से आरोप लगे हैं। 144 करोड़ रुपए का आरोप लगा है कि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। चलिए, आरोप भी हम गलत मान लेते हैं, लेकिन अगर आंकड़े निकालते हैं तो पिछले साल जहां 6000 करोड़ रुपए राजस्व आई थी शराब कंपनियों से, इस बार घट करके 5000 करोड़ के लगभग आ गई। तो ये क्यों हुआ, अगर नई शराब नीति सही है तो? देखिए, दिल्ली में जो न्यू एक्साइज पॉलिसी आई है, दिल्ली में बाकायदा से ये अवैध शराब बेचते थे। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी पार्लियामेंट के बाहर बैठ के किस तरीके से 100 से अधिक लोगों की जो गुजरात में मौत हुई थी जहरीली शराब पी के, तो उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ पार्लियामेंट में बाकायदा से धरना दिया गया था पार्लियामेंट के बाहर। तो हम अवैध शराब, हम जहरीली शराब के अगेंस्ट हैं। तो अगर ये पूरा प्रोसेस बाकायदा से स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है, अगर दिल्ली की जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है उसके तहत ये सारी जो शराब की एक, जैसे आपने पढ़ा होगा जो गाइडलाइंस है कि एक कितने स्क्वायर फुट की दुकान होना चाहिए, वहां पे सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, एक बाकायदा से तरीका होना चाहिए। ये चीज बीजेपी को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी तरह का कायदा, किसी तरह के कानून, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उससे अपने आप को बड़े समझता है। उसके हिसाब से तो मतलब हुदा जी, आपका कहना है कि शराब नीति जो बनी है उसमें अवैध शराब को रोकने के कारण 5000 करोड़ हमारा राजस्व हो गया है, जो 6000 करोड़ हुआ करता था। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी इस पूरी पॉलिसी को स्ट्रीमलाइन करने की जो हमारी कोशिश है उसके खिलाफ जाना चाहती है। तो तरीके के ये जो फॉल्स एलिगेशंस है, आपने पिछले साल देखा होगा जब लॉकडाउन लगा था, तो इसी तरह का एक मुद्दा उठा था जहां पे टोल टैक्सेस जो कलेक्ट किए जाते हैं, तो उसमें टोल टैक्सेस का यूपी सरकार का ये कहना था, या
इस तरीके से कि गाड़ियां क्योंकि कम गई हैं तो टैक्स कम हुआ है, तो हमारे जो लाइसेंस की फीस है उसमें कमती की जाए। तो इस तरीके की चीजें तो बीजेपी करती है, आम आदमी पार्टी तो बाकायदे से उस प्रोसेस को मैं हुदा जी आंकड़ों की बात है। कर रहा हूँ, आंकड़ों की बात कर रहा हूँ कि पिछले साल के मुकाबले इस बार 1000 करोड़ का राजस्व कम हो गया, जबकि दुकानें 250 से, शराब की दुकानें 250 से बढ़ करके 800 हो गई। ये थोड़ा सा मैं आपके पास आता हूं, फिर से मैं आपसे एक बार फिर यही सवाल करूंगा। शुभेंदु जी, आप निश्चित तौर पे हम टीएमसी से भी बात कर लें, कांग्रेस से भी बात कर लें, उत्तर आपको ही देना है, सब आरोप लगभग यही आएंगे एक तरह से। हमारे साथ टीएमसी नेता हैं संजय सरकार जी। संजय जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी। इस कार्रवाई को जो मनीष जी के साथ हुई है उसको क्या कहेंगे, और टीएमसी के जो मिनिस्टर हैं आपके यहाँ के कलकत्ता में, उनके खिलाफ भी बहुत हल्ला गुल्ला, चुनाव पूर्व सीबीआई के जो अधिकारी वहां पहुंचे थे उनको वहां घेर लिया गया था, उनको सुरक्षा बलों के बीच में बाहर निकाला गया, इस तरह तमाम तरह की बातें हैं। अब आप ईडी और सीबीआई के बारे में क्या कहेंगे? क्या सही में केंद्र सरकार के इशारे पर, हालांकि ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, सरकार का कोई बहुत ज्यादा दखलंदाजी इसमें है नहीं? देखिए, ईडी जो पड़ता है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर में पड़ता है, उसको मॉनिटरिंग करता है निर्मला सीतारमण जी, और सीबीआई जो है वो प्रधानमंत्री का दफ्तर के अंदर में पड़ता है, उसको मॉनिटरिंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन ये दोनों का भी अमित शाह देख रहा है, दोनों को अभी अमित शाह देख रहा है। मैं हकीकत बताओ तो जब यूनेस्को से मेरे को कन्याश्री को प्राइज मिला था, तब से इन लोगों को जलन चालू हो गया। तो मोदी जी या 8 साल सरकार में रह ऐसे कुछ काम नहीं कर पाया जिसके लिए मतलब जो यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन से कोई प्राइज मिले, इनको नहीं मिला है, नहीं मिला है। इसको जलन वहां से चालू हो गया। ममता बनर्जी ग्रास रूट लेवल से उठ के इतना ऊपर में जनता का बीच में रह के काम करने के लिए चाहती है। क्या चाहती है? कन्याश्री क्या है? कन्याश्री ये था जो कन्या पढ़ नहीं पा रही थी मेरे बंगाल में, उसको क्लास 5 से 12 तक 800 रुपया महीना दिया जाता था, और जब वो 12 क्लास पास कर जाती थी उसको 25,000 रुपया इकट्ठा दिया जाता, फिर शादी के लिए 25,000 रुपया दिया जाता। इसको कन्याश्री प्रोजेक्ट बताया जाता है। इसके लिए हम यूनेस्को से प्राइज मिला था, इसको जलन चालू हो गया है। फिर 21 जुलाई का दिन में 50 लाख आदमी को लेकर हम लोग समागम किया था, इसको जलन चालू हो गया, सीबीआई ईडी पीछे लगा दिया। इनको जितना भी काम है सीबीआई ईडी लेके इसको काम है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामला में अगर देखेंगे ये माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई तक हाइट कितना है? 29,002 फीट। एडमंड हिलारी और तेंजिंग नोर्गे पहले पहुंचा था, आपको मालूम है ना, उससे जैसे हाइट है। मैं बताता हूँ 29,80,000 करोड़ रुपया लोन लेके अदानी बैठा, एक पैसा भी बैंक में जमा नहीं किया है। आपको दावा को सच बोलो, 1,45,000 करोड़ रुपया लोन लेके एसबीआई से लेकर बैठा 2014 में, वो पैसा वापस एक पैसा भी नहीं किया। अगर ये सोचिए 30 आदमी बैंक घोटाला किया, 29 आदमी है जो गुजरात का, फिलहाल 2014 से 2018 तक जतिन मेहता बोल के एक आदमी बैंक से 7,000 करोड़ रुपया लेके फरार हो गया सेंट किस में जाकर। ये जितना फरार होता है उसको काटमानी अमित शाह नरेंद्र मोदी खा के बैठ जाता है। क्यों? नीरव मोदी लंदन कोर्ट में जाके खड़ा होकर कहा है मैं जितना पैसा लोन मिला है उसको 65% मेरे को भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ा, 35% मेरे पास में। मैं तो सबसे सवाल है, अगर 35% जो लोन लेता हो तो पैसा नहीं देगा, तो भागेंगे देश के। ये नीरव मोदी हो, माल्या हो, ये सब सरकार जी, नीरव मोदी हो, माल्या हो, ये सब इनको लोन आपको मालूम है किसकी सरकार में मिला है? यूपीए सरकार में मिला है ज्यादातर। फरार किसको समय हुआ है? मेहुल चोकसी को मैंने बोला, मेहुल भाई कैम छो 7 रेस कोर्स में, हमने बोला था कि मेहुल चोकसी को, मेहुल भाई कैम छो तमें मालूम नहीं थे बिजनेस हाउस है, हम बोला था उसको 7 रेस कोर्स में। सरकार जी, आपने कहा फरार इनके समय में हुआ। सरकार जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल, फरार इनके समय में हुए, लेकिन लोन सैंक्शन यूपीए सरकार में ज्यादातर पैसा यूपीए सरकार के समय में हुए। तो जब कमीशन अगर उनको देना था तो जब लोन सैंक्शन हुआ तब कमीशन देना, कि फरारी के लिए 65% दे दिया? फरारी के लिए पैसा लिया तो इसने, फरारी के लिए पैसा। अच्छा, और घोटाला आपको गुना गिना है, बेपम घोटाला तो है ही है। यूपी में 2021 के नवंबर में और टीचर बहाली का हुआ तो पेपर लीकेज हो गया है। नहीं आप हरियाणा में 2020 का दिसंबर में, 21 का दिसंबर में आपको पुलिस बहाली हुआ तो वहां भी पेपर लीकेज हो गया। सबसे बड़ा 2020 दिसंबर में आपको गुजरात में एसएससी का जो क्वेश्चन है, और आपको मतलब जो 1800 वैकेंसी के लिए 10 लाख आदमियों को अप्लाई किया था, कितना बेरोजगारी गुजरात में आप देख लीजिए, वहां पर भी पेपर लीकेज हो गया था। अच्छा, ये तो पैसा पेपर लीकेज हुआ तो सरकार ने पुलिस ने पकड़ भी तो लिया। सुनिए, जो पेपर लीकेज होता पैसा से लीकेज होता, बिना पैसा में कुछ लीकेज नहीं होता। तो वहां पर ईडी जाने की चाहिए कि नहीं?
जाने चाहिए कि नहीं? आपको मैं बताता हूँ सब वहां सीबीआई जाएगी, ईडी नहीं जाएगी। घोटाला मास्टर पीएचडी है नरेंद्र मोदी, अमित शाह। जिस दिन इसको सरकार चला जाएंगे ना, 10-10 साल अमित शाह नरेंद्र मोदी को जेल के सलाखा को पीछे रहने पड़ेंगे और ईडी सीबीआई उसी तरफ से इसको पीछे दौड़ेंगे जो आज दौड़ रहा है। लेकिन पिछले बिल्कुल आपका सरकार साहब आपका आरोप है कि जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं उन पे ईडी या सीबीआई शिकंजा नहीं कसती है, जो विपक्षी दल है उनमें कसती है। लेकिन बिल्कुल तो फिर ये पार्थ चटर्जी जी क्या है? ये टीएमसी के नहीं है? चटर्जी अगर गलत किया है, अगर वो जजमेंट में अगर गलत निकल जाता है, कोर्ट उसको जजमेंट गलत देता है, हम चाहते उसको फांसी हो जाए। हम समर्थन नहीं करता है कुछ भी करप्शन। क्यों बोले तो हम जीरो अब ग्रास रूट लेवल से उठकर राजनीति किया है, ठीक है ना। हम इस कोई भी करप्शन का हम लोग सामने नहीं रखता है। हम लोग अपना सामान अपना स्कूटर बेच के हम लोग पार्टी किया है, तो हम लोग इसका समर्थन नहीं करता भाई साहब। हकीकत बताता है आपको। और दूसरा नंबर ईडी सीबीआई 2024 के बाद में इनको पीछे पड़ेंगे। इसको जब सत्ता नहीं रहेंगे इतना दौड़ेंगे, मैराथन जैसे दौड़ने पड़ेंगे। चलिए धमकी दे रहे हैं आप, इनको भी जाना पड़ेंगे। आप अभी से धमकी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी को देश से फरार होने पड़ेंगे, ना अदानी को देश से फरार होने पड़ेंगे। अभी से आप धमकी दे रहे हैं। बैंक सिस्टम कोलैप्स हो जाएंगे। सरकार साहब आप धमकी दे रहे हैं? नहीं, धमकी नहीं दे रहा है जी, इसको भागने पड़ेंगे। हकीकत बता रहा है। चलिए हम जो बता रहे हैं ना आपको, हम लोग अभी तक इतने सालों में 8 सालों में केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के किसी भी मंत्री पे कोई आरोप नहीं लगा, ना आप लोग लगा पाए। अरे सीडीईबीआई तो उनको पास में है, सीडीईबीआई उनको पास। आरोप तो लगाइए, आरोप तो लगाइए। लगा रहा है। अगर कोर्ट भी सही तरफ से अगर जजमेंट देता है, कोर्ट भी बोलते हैं इसको खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगा, सीबीआई एनआईए इनकम टैक्स कोई भी इनको खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। तो ये तो मॉनिटरिंग। अरे आरोप तो विपक्ष लगाएगा कि यहाँ घोटाला हुआ। जैसे मनीष जी पे आरोप लगा वैसे आरोप तो लगाइए किसी मंत्री पे कि यहाँ इतना घोटाला हुआ, उसके बाद सीबीआई और ईडी की जांच होगी ना। पेट्रोलियम मिनिस्टर जब थे, इनको पेट्रोलियम में कितना घोटाला हुआ, आप थोड़ा सब्र कीजिए। 24 के बाद में हम इसको पोल खोल लेंगे, इसको पोल खोल लेंगे, आपको मैं बता रहा है। चलिए पोल खोल लेंगे। सरकार साहब फिर आऊंगा मैं आपके पास। इनके पास में है सरकार साहब नहीं है, फिर से आऊंगा आपके पास। तो सही तरफ से निष्पक्ष जजमेंट कहीं अभी पोल खोलिए तब तो सरकार जाएगी। पोल अभी खोलिए ना, भ्रष्टाचार का आरोप अभी लगाइए, तब तो इन पे आरोप लगेगा। 80 लाख करोड़ 80 हजार करोड़ रुपए लोन लेकर बैठा हुआ है, वो पैसा वापस नहीं करेंगे तो बैंक घोटाला तो हो गया। हम तो आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो लगा रहे हैं। कौन लेके बैठा 80,000 करोड़? 29,80,000 करोड़ रुपया लेकर बैठा है अदानी जी, अदानी लेकर बैठा है। आप आरटीआई कीजिए, 1,45,000 करोड़ एसबीआई में उसको लोन है जी। जतिन मेहता फिलहाल भाग गया, सेंट किस्मत जाके वो आपका सिटीजनशिप लिया है। वो 2014 से लेके 18 के बीच में वो पैसा लिया था 7,000 करोड़ रुपया। चलिए सरकार साहब, दे रहा है सरकार साहब आप क्यों नहीं एलओसी किया, लुकआउट कॉर्नर क्यों नहीं किया आपने? क्यों आपको उसको बैंक अकाउंट सीज नहीं किया? कैसे आप भागने का मौका देता है, फरार होने का? आप देता है। चोर नहीं है, डकाइत है, डकाइत। चलिए डकाइत है ये। सरकार साहब आपके पास आएंगे एक बार। हम अमित श्रीवास्तव रायपुर से हमारे साथ बैठे हैं। अवस्थी जी, आप सभी के आरोपों को शायद ध्यान से सुन लिए होंगे, उत्तर आपसे ही लेना है। अमित जी के और कांग्रेस के और आरोप आ जाए, फिर मैं आपके पास आता हूं। अमित जी। जी त्रिपाठी जी, देखिए सरकार के खिलाफ जो भी आवाज बुलंद कर रहा है इस देश में जी, लगातार उस आवाज को दबाने का काम केंद्र में बैठी हुई सरकार और वहां पर बैठे हुए उनके हुक्मरान शाह और शहंशाह जी, ये दोनों लगातार कर रहे हैं। आप देखिए, मैं आपके माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कुछ प्रश्न करना लेकिन चाहता अमित जी, जो कार्रवाई ईडी करती है उसमें कुछ न कुछ मिल भी तो रहा है। देखिए, मैं उसमें भी आता हूं जी। देखिए, मैं आपके प्रश्नों को जवाब देने से पहले एक चीज पूछना चाहता हूं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता से, क्योंकि अब मेरे बाद शायद आप उनका ही वर्जन लेने वाले। जी, वो सुन भी रहे हैं। विरोध करने वाले पे जो इस देश में जो लोकतंत्र का अधिकार है, भारत के संविधान ने विपक्षी पार्टियों को और हर व्यक्ति को दिया है कि वो लोकतंत्र में विरोध कर सकते हैं। लेकिन उस विरोध को दबाने के लिए जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो द्वेष की भावना से इस देश में काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं धमकाया, जिस प्रकार जिस शैली में धमकाया जा रहा है, हम उसकी आपके चैनल के माध्यम से मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। और उस कानून का जो ईडी का जो कानून है, मैं आपके दर्शकों के लिए मैं चूंकि एज अ लॉयर मैं वो पुस्तक को लेके बैठा हूं कि प्रावधान क्या कहता है। प्रावधान तो हम इस पर डिस्कशन जरूर करेंगे। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि क्या मैं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता के लिए कुछ प्रश्न भी मैं करना चाहता हूं आपके माध्यम से जी। मुझको वो एक प्रदेश और एक व्यक्ति का नाम बताएं कि इन 8 सालों में क्या कोई भाजपा शासित प्रदेशों में
ईडी ने कोई भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की नहीं, इसका प्रश्न उनके आंसर उनके पास नहीं होगा। और ये बताइए, जहां पर भाजपा शासित प्रदेश में उनकी सरकार है, वहां पर किसी भाजपा नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई हुई या देश में कहीं भाजपा नेताओं पर कार्रवाई हुई, तो वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। और दूसरी बात कि जो मनगढ़ंत आरोप लगा के जांच किया जाता है, त्रिपाठी जी, बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रतिशोध की भावना से केंद्र की सरकार काम कर रही है। देखिए, मोदी सरकार के आने के इन 8 सालों के बाद, 8 सालों में मैं आपको बता दूं कि 3555 मामले दर्ज किए गए। उसमें से यूपीए के गवर्नमेंट, यूपीए जो हमारी सरकार थी उस समय में 1867 मामले दर्ज किए गए थे और 4156 करोड़ रुपए की संपत्ति उसमें जब्त भी की गई थी जी। अब मैं आपके माध्यम से एक आंकड़े बताना चाहता हूं कि पिछले 4 महीनों में केंद्र की वो सरकार गैर भाजपाई शासन जो प्रदेश है वहां पर 785 मामले उन्होंने दर्ज किए हैं। और आपके माध्यम से मैं बता दूं कि 88% यूपीए गवर्नमेंट से वो मामले ज्यादा उन्होंने दर्ज किए हैं। और जो ये एक्ट लागू हुआ था 2002 से, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और जिस प्रकार से इन्होंने अमेंडमेंट जो किया उसमें, त्रिपाठी जी, एक्ट 2002 में बना था, लागू 2005 में हुआ है आपकी सरकार में। हाँ बिल्कुल, हम तो मैं तो कह रहा हूं ना कि हमारी सरकार के समय बना था, लेकिन जो इन्होंने उसका मिसयूज किया, आपके माध्यम से मैं बता दूं, बना बीजेपी सरकार में, अटल जी की सरकार में, लागू आपने किया मनमोहन जी की सरकार में। जी, मुझे पता है, आई नो दैट वेरी वेल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इनके समय में अभी तक 400 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और उसमें से सिर्फ 25 लोगों को ही आज तक दोषी सिद्ध ये कर पाए। अब आपके माध्यम से एक डाटा और मैं देना चाहता हूं त्रिपाठी जी, विथ योर परमिशन, कि देखिए विपक्षी नेताओं को ये टारगेट करते हैं और जिस प्रकार से आप अगर देखेंगे तो मैंने जैसा कहा कि एक भी भाजपा प्रदेशों में ये कार्रवाई नहीं करते। ईडी के रडार में सिर्फ वही नेता क्यों रहते हैं जहां पर दिगर भाजपा जो नेता रहते हैं वही ईडी के रडार में क्यों रहते हैं। पिछले 8 सालों में अगर आप देखेंगे तो उनपे ही क्यों चिन्हांकित करके कार्रवाई की जा रही है। जो भाजपा के खिलाफ आवाज उठाते हैं, केंद्र की सरकार की योजनाओं का खिलाफ बात करते हैं, देश के सामने सच्चाई रखते हैं, उनके खिलाफ ही क्यों विपक्षी पार्टी के खिलाफ जबरदस्ती भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जिस प्रकार से केस रजिस्टर्ड किया जा रहा है, उसमें जांच किया जाता है, उनको दबा के, जिस प्रकार से लोगों को धमका के, जिस प्रकार से बढ़ते हुए एजेंसी जो है वो साक्ष्य बटोरने का काम करती है। और मैं लगातार आपके माध्यम से कुछ नेताओं के नाम लेना चाहूंगा। जिस प्रकार से आप देखिए कि टीएमसी, हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हुए, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी जी को बुलाया गया, संजय राउत जी को बुलाया गया, पार्थ चटर्जी जी को बुलाया गया, मनीष सिसोदिया जी को बुलाया गया। सत्येंद्र जैन के केस में आप देखिए, सत्येंद्र जैन जी के केस में जो भी ईडी ने किया था सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्रैश कर दिया। तो क्या, और उसके बाद आपको चरणजीत सिंह सैनी जिस प्रकार बुलाया गया था, फारूक अब्दुल्ला जी को बुलाया गया, उसी प्रकार से नवाब मलिक जी को बुलाया गया। आप कोई भी पार्टी के नेताओं को, इनकी जांच चल रही है, बुलाया गया है, जांच चल रही है, आप कैसे कह सकते हैं पाक साफ है? पार्थ चटर्जी के यहाँ 50-50 करोड़ संपत्ति मिल रही है, कैश मिल रहा है, आप उनको नहीं बुलाएंगे तो क्या करेंगे? देखिए, आप बुलाइए, इंट्रोगेशन करिए। जी, अवस्थी जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। नहीं, मैं जवाब दे दूं, लंबा भाषण हो गया। जी, जवाब भी सुन लेंगे। जी, जवाब सुनेंगे त्रिपाठी जी। श्रीवास्तव जी, थोड़ा संक्षेप में। जी, बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे कहा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मेरे सामने रखा है, 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, मनी एंड लॉन्ड्रिंग। हमारे नेताओं को बुलाया गया, आज तक उस पर FIR नहीं हुई है, उसकी कॉपी हमको नहीं दी जाती, और उसके बाद 50-50 घंटे आप इंट्रोगेशन करते हैं। और जिस प्रकार से आप सत्येंद्र जैन जी के केस में देखिए, पूरा माहौल बनाया गया, गिरफ्तारी की गई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आप जिस प्रकार से, मैंने कहा ना आपको कि द्वेष भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं, और जिस प्रकार टीएमसी के नेता ने कहा वो दिन दूर नहीं साहब, जैसा बोगे वैसे काटोगे। चलिए अमित जी, हुदा जी, अमित जी और सरकार साहब, आप तीनों लोगों से अनुरोध है कि चूंकि आप सबके आरोप है तो थोड़ा अवस्थी जी सभी के आरोपों के बारे में अपना विचार देंगे, खंडन करेंगे ही, तो इसलिए थोड़ा सा अगर बीच में टीका टिप्पणी नहीं होगी तो निश्चित तौर पे जो भी आपने आरोप लगाए हैं उसका उत्तर आ पाएगा। अवस्थी जी, पहले तो हमारा एक सवाल है अवस्थी जी, इन लोगों के आरोप का उत्तर देंगे, पहले मेरा सवाल है। थोड़ा पहले ये भी, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि गैर भाजपाई जो है उन पे ही ईडी अपना या सीबीआई शिकंजा कसती है। आप कुछ 2-4 नाम आपके पास जो भाजपा शासित राज्य, 16 भाजपा शासित राज्य है,
उनके भी कहीं, उन पे भी कहीं सीबीआई या ईडी की रेड पड़ी है, या 16 राज्यों में जहां भाजपा शासित राज्य है या समर्थन में है वो सब पाक साफ हैं, उनके भी 2-4 नाम आप बता दें तो निश्चित तौर पे विपक्ष थोड़ा बहुत संतुष्ट होगा। जवाब देता हूं मैं। जी। अब आपको मेरी आवाज क्लियर है ऐसा लगता है? जी जी। देखिए, सबसे पहले हम जो सबसे लास्ट में बोले उनका जवाब देना चाहता हूं। अमित श्रीवास्तव जी पढ़ के आए, कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन जी को फ्री नहीं किया है। जी। पहला चीज, अभी भी वो जेल में है, इंक्लूडेड उनकी जमानत भी नहीं दी है जी। और सत्येंद्र जैन जी कह रहे हैं कि जो हमने 350 करोड़ रुपए का कराला दिल्ली में जमीन खरीदी है उसको मेरे को याद नहीं आ रहा है कि वो पैसा कहाँ गया। इस कारण उनको जेल में रखा गया है क्योंकि उनकी याददाश्त चली गई है। जी। तो यदि आप ये कहें अमित श्रीवास्तव जी कि और आप हुडा जी, आप दोनों लोगों को ये कह रहा हूं कि वो जेल में है और किसी भी कोर्ट ने उनको बरी नहीं किया है। पहला जवाब जी। तो यहां पर चैनल पर झूठ ना बोले जी। दूसरा जी श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं हम इसका विरोध करते हैं। दिल्ली कांग्रेस अनिल चौधरी जी वो लगातार सभी चैनल पे कह रहे हैं कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी चोर है और ये कार्रवाई बहुत अच्छी हुई। तो ये आपका अपना पर्सनल जवाब है या आपके पार्टी का जवाब है, इसका भी जवाब दीजिएगा। जी। उन्होंने जिस दिन 17 तारीख को 17 नवंबर से जब से ये चालू हुई है, एग्जीक्यूशन चालू हुआ, तब से वो लगातार इस नीति का विरोध कर रहे हैं और इस नीति के लिए कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि जो सीबीआई की रेड हुई है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए आपके प्रश्नों का श्रीवास्तव जी जवाब दे दिया, ज्यादातर प्रश्नों का जवाब दे दिया। आपने कहा था कि रमन सिंह जी की सरकार ने बहुत गड़बड़ किया है और आपकी सरकार आएगी तो रमन सिंह जी को जेल में भेजेंगे। आपको याद नहीं है तो मैं रायपुर में आपके स्टेटमेंट को दिखा सकता हूं जी। पर आज 4 साल हो गए, एक बार भी आपने एफआईआर क्यों नहीं करी? एंटी करप्शन ब्यूरो तो आपके कंट्रोल में है। तो ये आपकी जो खाली नेतागिरी वाली बातें हैं ये हमको ना समझाए। जी जी। खाली चैनल पे आकर आप लोग इस तरीके की बात करते हो। अब मैं संजय सरकार जी जिनको इसका गुस्सा लग रहा था कि लगता है उनके 5 से 50 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हो, इस कारण वो भपक रहे थे। और त्रिपाठी जी आप सोचो, जब ईडी ने पार्थ चटर्जी जी के घर पर रेड डाली थी तो ममता जी कैसे बोली थी कि केंद्र सरकार अच्छा नहीं कर रही है जी, ये हमारे ऊपर गड़बड़ किया जा रहा है। और जब देखा उन्होंने कि कितना पैसा निकल रहा है एक कमरे से दूसरे कमरे से चौथे कमरे से, तब उनको बोलना पड़ा कि भैया जो पकड़ा जाएगा वो चोर है और जो नहीं पकड़ा जाए वो चोर नहीं है। जी। ये तो बड़ा कंपल्सन है, बड़ा इजी है कि आपकी चोरी पकड़ गई। सरकार साहब आप जो चला रहे हैं उसको बंद करिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप अपने मोबाइल पे जो चला रहे हैं सरकार साहब, हम इनको दिखा रहे हैं। हम नहीं अभी नहीं बोलेंगे जी है, हमने पहले कहा था पूरी बात हो जाए। सरकार साहब मैंने पहले अनुरोध किया था, सरकार साहब मैंने पहले अनुरोध किया था, सरकार साहब इसके बारे में कुछ बोलेंगे। हम शुभेंदु जी को सिर्फ एक चीज दिखा रहे हैं जी। दोबारा समझ लिया जाएगा। आप फिर दिखा दीजिएगा सरकार साहब। 70 करोड़ 90 लाख रुपया पकड़ा के इनको घर पे इसको अरे सरकार साहब आप ये अभी फिर मैं आऊंगा, सरकार साहब मैं फिर आऊंगा आपके पास। आपके पुराने जो आरोप है उन पर उत्तर आ जाने दीजिए। 174 मैं ये कह रहा हूँ 90 लाख सरकार साहब मैंने अनुरोध किया था कि बीच में टीका टिप्पणी होगी तो उत्तर नहीं आ पाएगा। आप अपने आरोपों का उत्तर लेना चाहते हैं तो भाई साहब हमसे दिखाया इनको नहीं, तो अभी मैं फिर से आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा तब दिखा दीजिएगा। ये पैसा ये अमित शाह जी को क्लोज अप भी है। अरे भाई सरकार जी मेरी बात तो सुन लीजिए, आपके पास मैं फिर आऊंगा, फिर दिखा दीजिएगा, फिर उत्तर ले लूंगा। अभी पुराने आरोपों का उत्तर शुभेंदु जी को देने दीजिए। जी शुभेंदु जी। अब दूसरा जी मैं ये कह रहा हूं, जब 50 करोड़ पकड़ा गया तो बिल बिलाकर ये जितने भी टीएमसी के नेता हैं, संजय सरकार जी टाइप के लोग, उन्होंने कहना चालू किया भैया चोरी पकड़ गई अब इसको फांसी चढ़ा दो। अभी कहा इन्होंने जी
अब आपकी ममता जी की सरकार और ममता जी चीफ मिनिस्टर तो पार्थ जी क्या कहते हैं कि ये मेरा पैसा नहीं है, समय आने पर बताएंगे कि ये किसका पैसा है जी। और अर्पिता मुखर्जी कहती है नहीं मिला ना। अरे रुकिए यार, अभी बीच में नहीं बोलिए आप, बिल्कुल मैंने आपको मना किया था। चटर्जी को घर में सरकार साहब थोड़ा धैर्य रखिए। जो पैसा बरामद हुआ है उसका जवाब अरे सर, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, देखिए सरकार साहब थोड़ा ये धैर्य मेरा आदेश नहीं आ रहा रखिए। है। सरकार साहब धैर्य नहीं आ रखिए, रहा है। धैर्य रखिए। आपने जब जितने आरोप लगाए, शुभेंदु जी ने पूरा आरोप सुना। आपने यहां तक कहा कि इनको विदेश भागना पड़ेगा, 10 साल जेल जाने पड़ेंगे, अमित शाह सबको, तो भी वो सुन रहे थे ना। अब उनके उत्तर आ रहे हैं, आप सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, बहुत टाइम है जी। तो त्रिपाठी जी मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ, अनुरोध करता हूँ, सभी लोग मेरी पूरी बात सुन लें जी। सरकार साहब ने ये कहा कि उनको फांसी चढ़ा दो। अर्पिता मुखर्जी कहती है मेरा पैसा नहीं है, जिसको लेके, और ममता बनर्जी कहती है कि हम अर्पिता मुखर्जी को जानते नहीं है जी। जिनके साथ उनकी फोटो है, और उनके नेता लोग उनको लेके थाईलैंड से लेके कौन कौन कंट्री जाते हैं ये भी संजय सरकार जी को नहीं मालूम होगा। अब ये कहेंगे कि भैया जब पार्टी में आ जाते हो तो हमारे ये लोग, आप ये उनका शुभेंदु अधिकारी की बात करते हैं लगातार चैनल पर जी। भैया 4 साल से आपकी सरकार है, आप FIR क्यों नहीं करते हो? यदि उनके ऊपर कलकत्ता का लेके बड़ा इल्जाम है, आज तक क्यों नहीं किया आपने? एक भी FIR क्यों नहीं करी शुभेंदु अधिकारी के ऊपर? और उसके ऊपर ACB से जांच करा लीजिए, वो भी आपकी सरकार में आता है। एंटी करप्शन ब्यूरो भी आपकी सरकार में आता है, क्योंकि आपको जवाब देना पड़ता है, इसलिए आप वो भी इंक्वायरी नहीं कर सकते। जितना काम आपका है उतना काम करिए। अब मैं आता हूं हुडा जरीवाला जी को। हुडा जरीवाला जी, कभी आप दिल्ली आकर देखिए जी। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो शराब मंत्री हैं, हम आज उसकी बात नहीं कर रहे जो शिक्षा मंत्री हैं। इसलिए शराब मंत्री के ऊपर जवाब दीजिए, आप जनरल लोगों को जवाब मत दीजिए। यदि आप सत्येंद्र जैन जी के ऊपर जब इल्जाम लगाया था तो केजरीवाल जी बोले थे कि इनको पद्म विभूषण देना चाहिए, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया जी। मैं 1% मान भी लूं कि मोहल्ला क्लिनिक बनाया था आपके सत्येंद्र जैन ने, तो क्या उनको 350 करोड़ का चोरी करने का अधिकार मिल जाता है क्या? जी, और जी। यदि आज के शिक्षा मंत्री स्कूल बना देते हैं, 1% मान लो, क्योंकि उसका टॉपिक अलग दिन में डिस्कस करेंगे कि क्या काम किया, तो क्या वो 1000 करोड़ रुपए का पैसा लेकर, घूस लेके, जो मैं बहुत बोल रहा हूं, घूस लेकर अपने शराबी मित्रों को देते हैं और 144 करोड़ ऑफिशियल पैसे का नुकसान करते हैं नीति के आ जाने के बाद, टेंडर आ जाने के बाद। चलिए तो आप दोनों चीजों को आपका जवाब देना चाहिए आपको कि आबकारी नीति में क्या गड़बड़ किया, पर आप उसको मैच करते हो उस आदमी से कि न्यूयॉर्क टाइम में क्या फोटो निकली। अरे साहब, करणदीप सिंह के जितने आर्टिकल आए हैं मैं पिछले 5 साल से उसको कॉपी कर रहा हूं, एक भी आर्टिकल भारत देश के लिए कभी उसने अच्छा लिखा? आप सितंबर का लास्ट ईयर का आर्टिकल देखिए, वो कह रहा है कि भारत के अंदर जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है, हमको तो ये समझ में नहीं आता कि आप लोग पढ़ के आते हैं या समझाने के लिए आते हैं। चलिए शुभेंदु जी, वो लोग, उन्होंने लास्ट सेंटेंस बोल रहा हूं, उस व्यक्ति ने जो आर्टिकल लिखा है 21 सितंबर को लास्ट ईयर, उसने लिखा है कि भारत के अंदर किस तरीके से कोविड में लोग मर रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, और राघव चड्ढा की बात को लिखा है कि 15 साल लगेंगे। आज 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाकर हुडा जरीवाला जी इस पूरे देश को स्वस्थ किया है। इसलिए आप हमारे चैनल पे आने से पहले ये समझिए, जो प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, इधर उधर की बातें करके समय को नष्ट ना करें। धन्यवाद। हुडा जी आप ही के पास आ रहा हूँ, 1 मिनट, हमारे एक सवाल और से शुभेंदु जी, मैंने एक सवाल किया था, फिर अग्निहोत्री जी के पास जाएंगे विशेष टिप्पणी के लिए। जो आपसे मैंने एक सवाल किया था कि 16 राज्य जो आपके सपोर्ट से या पूरी तरह से आपकी सरकार बनी है, उनमें से भी 2-4 नाम बता दीजिए जो जिनके यहाँ ईडी या सीबीआई का छापा पड़ा हो बड़े नेताओं में। देखिए त्रिपाठी जी, पहले ही बात कर रहा हूं, जब हम विपक्ष में थे जी, तो जिस जगह पर जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने बहुत सारे जगह पर CAG रिपोर्ट से लेकर दुनिया भर की रिपोर्टों के बेसिस के ऊपर हमने FIR करी थी। हम कोर्ट में गए थे कि इसकी जांच होनी चाहिए जी। आप एक नाम बता दीजिए पूरे भारत में जिसमें विपक्ष ने एक व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाया हो।
कि ये व्यक्ति, ये मंत्री तो है, अमित शाह का इसने बेटा गलत किया है, इसका इंक्वायरी होना चाहिए। 50 लाख से 80 करोड़ मैं का बीच में मालिक मत बोलिए, मेरे बीच में 50 देखिए, लाख से 80 संजय सरकार जी, मेरी आदत नहीं है इस तरीके की सरकार बात साहब, करने की। का बेटा जैसा सरकार साहब, साहब आपको अभी पूरा टाइम दे रहे हैं, अभी बहुत टाइम है आपके पास, आ रहे हैं। मेरा ये कहना है जी। कि कौन कौन से मंत्री पे कौन कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर क्या पैसा दिया गया जी और किसने घूस लिया नहीं, है। मैं बोल रहा हूँ, एक भी अमित शाह को इल्जाम लगा बेटे के को दिखाओ। 50 लाख रुपया एक भी इल्जाम लगा के दिखाओ। जी आप अडानी और अंबानी की बात करते हो, शुभेंदु जी आप अडानी और अंबानी की बात करते हो, तो उसका भी जवाब 50 दीजिए। लाख से एक साल में 80 करोड़ होता, आप बताइए ना, हमको भी थोड़ा कमाना अरे है, आपको हमको भी कुछ नहीं मालूम है, आपको कुछ नहीं मालूम है, आपके दिमाग के अंदर कीड़ा है, ये नरेंद्र मोदी का आपके दिमाग के अंदर कीड़ा है। नीरव मैं मोदी का खाली तस्वीर है, देखिए अरे नीरव मोदी का फोटो किसकी तस्वीर है, बात एक साल होती का है? दोनों का तो तस्वीर, तुम मैं जो पैसा लेकर मेरे फरार हो भाई, गया, तो आप बता मेरे रहे हैं। चलिए, दुनिया को मालूम है। सुबेन जी सुबेन जी सरकार साहब आपके पास आ रहा हूँ। आपको मारेंगे, आप देखिए नरेंद्र मोदी, चलिए सरकार साहब, एक मिनट, सरकार साहब वरिष्ठ पत्रकार बैठे हमारे साथ। चोर का सरदार चोर को साथ में है। चलिए सरकार साहब, सरकार साहब प्रधानमंत्री टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। अरे सरकार साहब ऐसा वर्ड यूज करेंगे, मैं इस चैनल की प्रतिष्ठा के हिसाब से कह रहा हूँ कि गलत है। सरकार साहब आपका समय आएगा, आप बोलिएगा। अभी हुदा जी का समय आ रहा। चोर को साथी रहता है, डकैत को सरदार, डकैत को साथी रहता है। चले ठीक है ना? देखिए एक बात मुझे त्रिपाठी जी, ये नहीं चलेगा। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर दिखा दिया, आपको प्रूफ को साथ संजय सरकार जी, चलिए संजय सरकार जी, संजय सरकार जी, नहीं बोलते हैं। अरे प्रधानमंत्री के लिए आपने आरोप लगाया, उन्होंने उत्तर दिया, फिर आपके पास आएंगे, फिर आरोप लगा लीजिएगा। एक मिनट, अभी और भी बहुत सारे अतिथि हैं हमारे साथ। नहीं, हम इनको, ये बहुत साहूकार बनते रहता है, इसको साहूकारी तो थोड़ा दिखाने पड़ेंगे हमको। हाँ तो दिखाइएगा ना, अभी आपके पास आ रहे हैं, अभी आपके पास आ रहे हैं, दिखा दीजिएगा। अग्निहोत्री जी आपकी टिप्पणी। अरे सुनिए, ये सबके पास है। सरकार साहब जो आप दिखा रहे हैं ये सबके पास है, सारे अखबारों में, सारे चैनलों में है। अमित शाह, इसको पर जजमेंट क्यों नहीं हुआ? पीयूष जैन को घर में जब पैसा पकड़ा गया तो वो पैसा कहाँ गया? सरकार जी, उसके साथ लिंक था, उसको जवाब दीजिए। सरकार साहब या तो आप अकेले बोल लीजिए, तो ठीक नहीं लगता है। अकेले बोल लीजिए, बाकी लोग सब चुप हो जाते नहीं, हैं। हम इसको प्रूफ दे दिया ना, प्रूफ दे दिया। प्रूफ ये जो आप दिखा रहे हैं ये सब जगह आ चुका है, ठीक है ना? सब जगह आ चुका है। एक चीज ये बताइए, हेमंत बिश्व शर्मा को ऊपर में क्यों नहीं ये लोग किया है? और एक बार एक जजमेंट के लिए 2 एजेंसी काम नहीं कर पाता है। चलिए। सीबीआई को पास में आ गया है मैटर, तो सीबीआई जज उसको ये कर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एंटी करप्शन बोर्ड उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। चलिए सरकार जी एक मिनट, अरे एक मिनट, हुदा जी कुछ कहने वाली हैं, आप अकेले नहीं हैं। 30 सेकंड में खत्म कर दे, 30 सेकंड में खत्म कर देंगे, 30 सेकंड। शुभेंदु अधिकारी को पैसा लेकर नारदों में पकड़ा गया है, ठीक है, सीबीआई जांच चल रहा है, उसको एंटी करप्शन बोर्ड नहीं करते। सरकार साहब, सरकार जी, भाई मैंने, आपका समय आएगा, आपने चलिए वो बताएंगे। आपने अपने आरोप लगा लिए ना, अब थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए। अग्निहोत्री जी। जी त्रिपाठी जी, बड़ा गर्मा गर्म माहौल है, क्योंकि राजनीतिक वातावरण कुछ इस तरह का बन गया है। जी देखिए, जिस समय दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस बात की शिकायत की थी कि आबकारी नीति को लेकर के जो वहाँ पे घपले घोटाले हुए, जी देखिए उम्मीद ये की गई थी। हुदा जी आप ही के पास आ रहा हूँ, इनकी बात आ जाए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, टिप्पणी दे रहे हैं अपनी। जी, नई आबकारी नीति में दिल्ली सरकार ने ये उम्मीद की थी कि इससे उनको 87% अधिक राजस्व मिलेगा, लेकिन जब आकलन हुआ तो 80% कम राजस्व प्राप्त हुआ। उदाहरण के लिए, जैसे 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलना था तो दिल्ली सरकार को 2,000 करोड़ का ही राजस्व प्राप्त हुआ। इस तरह की रिपोर्ट जब चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को दी और एलजी ने सारे मामले की जांच पड़ताल की, तो उन्हें लगा कि इस मामले की जांच जो है सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। जी। और जिस समय दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट एलजी साहब को दी, उसी दिन माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये आशंका जाहिर की कि बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है केंद्र सरकार कोई ना कोई झूठा आरोप लगा करके उनको जेल भेजने वाली है। तो उनको तभी आशंका हो गई थी कि ये कुछ कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद फिर एलजी ने इस बात की सिफारिश की कि इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। तो जो भी स्थितियां हैं वो यदि
कोई गड़बड़ नहीं हुई है त्रिपाठी जी, तो जांच से क्यों घबराना जी? यदि जांच से पाक साफ बाहर आ गए, जैसे कि अभी इस बात को बहुत ज़्यादा उल्लेख किया जा रहा था, राघव चड्ढा जी भी कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया पर पहले भी रेड हो चुकी है, पहली बार नहीं हुई है। खुद अरविंद केजरीवाल जी पर रेड हो चुकी है, उसमें से कुछ नहीं निकला है। तो जब कुछ नहीं निकलेगा तब तो कोई बात ही नहीं है, पाक साफ होकर बाहर आ जाएंगे। लेकिन जांच में यदि कहीं दोषी पाए जाते हैं तो अदालत तय करेगी कि वो दोषी हैं या नहीं है। आरोप लगने से कोई दोषी नहीं हो जाता, पहली चीज। दूसरा, जो स्थितियां हैं, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब बहुत जोरों शोरों से इसी सीबीआई को कहा जाता था कि ये पिंजरे का तोता है, सरकार का तोता, पिंजरे का तोता है। तो अब वही जो आरोप जो है वही कांग्रेस लगा रही है जो उस समय सरकार में थी। तो ये जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, आप भी जानते हैं, तो स्वतंत्र एजेंसियों को इस तरह से कटघरे में खड़ा आज के उसमें नहीं है, पहले से किया जा रहा है। तो इसमें क्या गड़बड़ होने की आशंका है वो सामने आएगा और अदालत तय करेगी कि आप दोषी हैं या नहीं हैं। तो अभी से इतना हाय तौबा क्यों मचाना? जी बिल्कुल। हुदा जी, हुदा जी, हुदा जी, काफी देर से आप, हेलो, हाँ हुदा जी, मेरी आवाज आ रही? जी जी जी, काफी देर से आप कहना चाह रही हैं, बड़े बिंदुवार उत्तर दिया है शुभेंदु जी ने, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे टीएमसी का हो, चाहे आपकी पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी का। अब आप इस बीच में कुछ कहना चाह रहे थे जब उत्तर दे रहे थे, लेकिन सवाल यही है कि जो डिफरेंस आया है, 800 दुकानें हो गई, फिर भी राजस्व में हानि ही हुई है, कहीं न कहीं सवाल तो खड़ा करता है ना। जी बिल्कुल। मैं पहले बीजेपी के प्रवक्ता साहब का जवाब दे देती हूँ और फिर आपके जवाब पे आती हूँ। तो इनके जवाब में एक शेर से शुरू करना चाहती हूँ कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो तमाम यहाँ वहां की बातें करके एक्चुअली मुद्दे की बात तो भुला ही देते हैं। हम अगर बात करें ईडी के रेट की, सीबीआई के रेट की, तो आप मुझे ये बताइए कि अभी जैसे हमारे टीएमसी के भाई साहब कह रहे थे कि 45,000 करोड़ रुपीस अंबानी जी के माफ किए गए, 35,000 करोड़ रुपीस नीरव मोदी के माफ किए गए, 10,000 करोड़ विजय माल्या के माफ किए गए। हुदा जी, बीजेपी की तरफ से खंडन आ रहा है कि नहीं, उन्होंने जो आंकड़े दिए गलत है। हमको प्रूव कर दीजिए, आप प्रूव कर दीजिए कि हमने अडानी या अंबानी का कोई पैसा माफ किया है। आप प्रूव करिए, यहाँ पे झूठ मत बोलिए, यहाँ पे आप पढ़ के आइए, आप पढ़ के आइए, नहीं चलेगा ऐसा। एक मिनट, यहाँ पे इस एक सेकंड बात सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुनी थी, कायदे से अदानी को माफ कर दिया है। जी देखिए आप हमको प्रूव करिए ना, कहाँ माफ किया, कब माफ किया। ये मोदी जी, अमित शाह जी की जो सरकार है वो चंद अपने पूंजीपतियों की सरकार है। अपने जितने लोग हैं उनके हजारों लाखों करोड़ों के लोन माफ करती है, लेकिन वही इस मुल्क में, लेकिन हुदा जी बताइए किनके हजारों करोड़ों लाखों के माफ किए? अपनी जान दे देता है। ओएफ किया है अदानी का कितना? 72,000 करोड़ रुपया लोन ओएफ किया अदानी का। अगर पूछ दे देंगे पेपर। सही मायने में सीबीआई और को इंस्ट्रक्शन मिले तो आप रेट करके बता दीजिए अंबानी के पेपर चाहिए पर, आप रेट करके बता दीजिए। आपने जानते नहीं का बात बोलता बीजेपी के, अरे आपको कुछ नहीं मालूम है सरकार की 72,000 करोड़ रुपया लोन ओएफ किया है, काला धन वापस लाएंगे। नहीं किया काला धन सरकार साहब हुदा जी कह रही हैं, सरकार साहब आप ही के पास आ रहा, हुदा जी अपनी बात कह रही हैं। अवस्थी जी, हम आपके पास आएंगे, आप खंडन कर दीजिएगा। जी हुदा जी, संक्षेप पे। त्रिपाठी जी, मुझे एक बात बताइए, बीजेपी के किसी नेता पे क्यों नहीं रेट पड़ती? अभी हम बात कर रहे थे कोविड के टाइम पे, यही सारा जो 144 करोड़, ये सारी तो तमाम बात हो रही है। पीयूष गोयल जी ने रेलवे के तहत यहाँ पे जब कोविड का टाइम था तो जाहिर सी बात है उनकी टिकट नहीं बिकी थी। उन्होंने कहा था कि लाइसेंस की कीमत की बढ़ोतरी जो है वो कम हो जाए, उसकी लाइसेंस फी वेव ऑफ हो जाए, और की गई थी। क्यों उनके घर पे रेट नहीं पड़ी? क्यों ये तमाम नीरव मोदी या विजय माल्या जैसे लोग हमारे मुल्क का करोड़ों करोड़ों रुपया लेके बाहर बैठ जाते हैं? क्यों आप सरकार उनको वापस नहीं ला सकती? क्यों हम डॉक्टर सत्येंद्र जैन हो गए, मनीष सिसोदिया जी हो गए, आम आदमी पार्टी हो गई, चाहे वो कांग्रेस हो गई, चाहे राहुल गांधी जी हो गए, सोनिया गांधी जी हो गई, आप लोग
ऑपोजिशन के लीडर्स को टारगेट करते हैं। आप क्यों नहीं देखते कि इस सरकार में मुश्किल से 14 से 15 जो अमीर तरीन लोग हैं उनके साथ ये सरकार चलती है, पूरा बैंकिंग सिस्टम उनके इर्द गिर्द घूमता है। आप बात कर रहे हैं, आप चलिए दिल्ली की बात कर लेते हैं। प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि मैं दिल्ली कभी हूँ, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, उनकी इतना इसलिए अर्ज है। और लखनऊ, मैंने पिछले साल पूरा उत्तर प्रदेश में चुनाव के टाइम वहां पे रही थी, तो कोविड के टाइम कितनी त्राही मची थी। अरे गंगा मैया में लाशें बह रही थी। चलिए वो मुद्दा नहीं है, सीबीआई क्या मुद्दा है अभी सीबीआई के मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। दिल्ली में जो एमसीडी है वो बीजेपी के पास है, उसमें तकरीबन 750 करोड़ के करीब जो टोल टैक्स है वो इकट्ठा हुआ था। लेकिन लॉकडाउन में क्योंकि टोल टैक्स वालों का उनका ये कहना था कि गाड़ियां कम गई हैं तो टोल टैक्स कम हो जाए, उसमें कमी हो गई। अभी मैंने आपको रेलवे का एक किस्सा बताया, तो बिल्कुल इसी तरह से जब ये एक्साइज पॉलिसी की बात हुई थी तो लोगों ने क्या किया था, तकरीबन आधे दर्जन के करीब लोग हाई कोर्ट में पिटीशन डालने गए थे। उन्होंने कहा था कि हमें 9,500 करोड़ के करीब हमें जो बढ़ने को क्या नाम है फीस भरने को कही जा रही है लाइसेंस फीस के नाम पे, तो उसमें कमी हो पाए। तो हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ये आप बात करके आपस में इसकी फीस कम की जाए। उसमें से 144 करोड़ उनकी फीस वेव ऑफ हुई है। कितना परसेंटेज कम हुआ है आप वो देख लें। तो कहने का मतलब ये है कि जब मनीष सिसोदिया जी फीस वेव ऑफ करते हैं तो उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, ये तमाम तरह की रेड्स हो जाती हैं। लेकिन वही चीज जब बीजेपी के नेता करते हैं, वही चीज जब पीयूष गोयल जी ने करी, तो उनके ऊपर क्यों सीबीआई की रेड नहीं है, उनके ऊपर क्यों ईडी की रेड? बिल्कुल हुदा जी आपकी बात आ गई, हुदा जी आपकी बात आ गई, वो उत्तर देंगे। जी अमित जी के बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता जो बैठे हैं, थोड़ा संक्षेप में अमित जी, समय कम है। जी बिल्कुल। देखिए, उन्होंने पहला प्रश्न उठाया था कि सत्येंद्र जी की जमानत अभी भी नहीं हुई है, तो हमने नहीं कहा उनकी जमानत हुई है। पहली चीज, वो अपने ज्ञान को दुरुस्त करके आए, पहली चीज। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई थी कि आपके कहने से आपने कहा था अमित जी कि क्वेश्चन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं सुनिए ना, नहीं क्वेश्चन नहीं बोला, सुन लीजिए। उनको क्वेश्चन अभी बेल पे नहीं छोड़ा है। मैंने कहा कि उस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्जन है ये आप पहले पढ़ लीजिए। दूसरा चीज, उन्होंने क्वेश्चन कर दिया आपको दिस इज नॉट द करेक्ट पे। आपने बोला तो मैंने सुना ना, आप वेट करिए प्लीज। दिस इज माय टर्न, प्लीज सुन लीजिए वकील साहब, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं आप, प्लीज सुन लीजिए। दूसरी चीज, आपने कहा कि रमन सिंह जी को हमने वादा किया था हम जेल भेजेंगे करके, हमने कहा था। साहब 36,000 करोड़ का नान घोटाला ऑगस्टा में उनका और उनके लड़के का नाम आया है, ईडी कब जांच करने आ रही है आप ये बता दीजिए। त्रिपाठी जी ने आपसे प्रश्न पूछा कि कौन भाजपा नेता का नाम आया है, आपने अभी तक वो नाम नहीं बताया, इधर उधर की बात कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि साहेब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और भाजपा के नेताओं को चैनल में आके मातम भी मनाना है। आप भाजपा नेता का नाम बताइए ना। अमित जी, स्थानीय पुलिस वहां की आपकी छत्तीसगढ़ की स्थानीय जांच एजेंसी भी है, उनसे जांच करा दीजिए ना। हम तो करा रहे हैं साहब, फिर ये कहते हैं बदलापुर की राजनीति कर रहे हो। लेकिन मैंने कहा तीसरा, त्रिपाठी जी इन्होंने तीसरा प्रश्न कहा था कि वहां पर दिल्ली में जो पार्टी के नेता है वो कह रहे हैं कि ये जांच सही हुई है। निश्चित तौर पे अगर देश में कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप जिस प्रकार से ईडी के रडार में सिर्फ विपक्षी नेताओं को क्यों रख रहे हैं, इसका जवाब भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को आज आपके चैनल में देना चाहिए। जी सरकार साहब थोड़ा बीच में मत बोलिएगा, उत्तर आएगा। आप अभी जो आरोप लगाना है लगा दीजिए। देखिए, सौरभ पांडे सोशल एक्टिविटीज बॉम्बे पांडल में रहता है, वो आरबीआई में एक ये आरटीआई किया था। आरटीआई में बोला कितना बैंक घोटाला हुआ, कितना रुपया गया, तो उसने 2020 में ये जो आरटीआई जो मई महीना में किया था, उसको उत्तर में सत्यव्रत दास ने कहा था 10 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ। तो ये भाई तो जानकारी नहीं है। अच्छा, जैन इंफ्रा का मालिक कौन है? जैन इंफ्रा का मालिक है जैसा, उसमें 1,073 करोड़ रुपया वेव हुआ है। अदानी को 72,000 करोड़ रुपया का वेव हुआ है। ठीक है, ये मेरे भाई जो बोल रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं यहाँ पर। और नीरव मोदी को साथ में देखिए, कितना आसान से देखिए, नीरव मोदी पीछे खड़ा है अभी नरेंद्र मोदी जी को। ये तस्वीर थोड़ा मेरे भाई को दिखा दीजिएगा, तो दिखाने में अच्छा लगेंगे। जी चले देखा हुआ। पूजा सिंघल का नहीं, अभी 30 सेकंड में खड़ा। पूजा सिंघल का घर से 174 करोड़
90 लाख रुपए कैश बरामद हो। पीयूष जैन तो घर से लगभग 277 करोड़ रुपया वहां पर कैश बरामद हो, उसको फाइल कहां चला गया? क्यों जजमेंट नहीं हुआ? आज वो तो प्रताप सरनायक जो 174 करोड़ रुपया घोटाला के मामला में जो बॉम्बे में शिवसेना के जो विधायक थे, उन्हें एक जिसको छापा मारा था, अभी क्यों नहीं वहां पर छापा नहीं मार रहा ईडी? क्यों? अभी सरकार बन गया, दोस्त पे सरकार बन गई, इसलिए बंद हो गया। हेमंत बिश्व शर्मा रोज वैली केस में इन्वॉल्व था, उसको खिलाफ क्यों सीबीआई ईडी नहीं हुआ? शुभेंदु अधिकारी जिसमें नारदा में पैसा लेते हुए देखा गया है, और शारदा में सुदीप्तो सेन खुद लिखा है मेरे से 8 करोड़ रुपया लिया है हर कार में। देखिए, एक एजेंसी एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक ही एजेंसी काम कर सकता है, 2 एजेंसी नहीं कर सकता। एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं कर सकते। मेरे शुभेंदु भाई को बायलॉज जानकारी होना चाहिए, ये जानकारी नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ, आप पहाड़ में बैठे हुए करप्शन में, आपको नेता बेटा से लेकर सब करप्शन में 50 सरकार साहब, हुदा जी कुछ कहना चाह रहे नहीं? हुदा जी आपकी तरफ से कुछ कहना चाह रही, जो आपके समर्थन में कुछ कहना चाह रही हुदा जी। अहमदाबाद प्रॉपर्टी बैंक में द्रौपदी के समय में 7,500 करोड़ रुपए जमा पड़ा था, वो पैसा कहाँ गया है? चलिए, हम इसको सवाल का जवाब तो मांगेंगे जी। ये तो सच है। चलिए, हम सब सीबीआई करेगी 24 के बाद में। चलिए संजय जी, सीबीआई करेगी 24 संजय जी जितने आपने जवाब मांगे, जवाब भी तो ले लो। हुदा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हुदा जी। बस आपके तमाम सवालों के साथ साथ 1-2 सवाल मैं और जोड़ना चाहती हूँ। 56 kgs की कोकेन बरामद हुई थी अदानी पोर्ट से, 500 करोड़ की वर्थ की, उसका आज तक कुछ अता पता नहीं। कहाँ गई वो कोकेन? क्यों अदानी को इस चीज को लेके कटघरे में नहीं खड़ा गया? पहली चीज। और दूसरा सवाल मेरा ये है, पीएम केयर्स फंड में लाखों करोड़ों रुपया लोगों ने कोविड के टाइम पे जमा किए गए थे। कितने हॉस्पिटल्स बन गए उससे? कितने ऑक्सीजन बेड बन गए? कितने वेंटिलेटर्स लग गए? कितने उसमें से वैक्सीनेशन के लिए यूज हुए? ये आंकड़े आज तक बीजेपी प्रोड्यूस नहीं कर पाई है। तो अगर इन लोगों को इतना ये सब करने का, हुदा जी आप दोनों लोगों के आरोप के बीच में समय समाप्त हो जाएगा, जवाब तो ले ले। 15,000 करोड़ का जहरीला शराब जो गुजरात में हुआ था, वो पैसा भारतीय जनता पार्टी को नेता। चले सरकार साहब, हुदा जी सरकार साहब, आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, उत्तर तो लीजिए। आरोप ही लगाते रहेंगे क्या? आरोप लगा दिया आपने। जी शुभेंदु जी, बहुत संक्षेप में, थोड़ा समय कम है। बहुत जल्दी मैं बिल्कुल 1-2 मिनट में जवाब दे दूंगा। पहला चीज ये है कि जो 10 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, जिसको ये कहते हैं कि माफ कर दिया गया, उसमें जो 90% इनका पैसा है, जो 32 बिल्कुल डिफॉल्टर। फिर सरकार जी आप बीच में, सरकार जी प्लीज बोल रहा, गलत है। आरबीआई का जो गवर्नर शक्तिपद उदास ने लिखा, घोटाला हुआ 10 लाख करोड़ रुपए बैंक घोटाला। चलिए घोटाला, चलिए शुभेंदु जी तो हाँ दे रहे हैं, उत्तर तो दे रहा है, उत्तर तो दे रहा है सरकार जी। जी शुभेंदु जी, 32 विलफुल डिफॉल्टर हैं, जिसमें गीतांजलि गेम्स से लेके विल्सन डायमंड, रुचि सोया, ऑटोमैक ग्लोबल, किंग फिशर, कितना अमाउंट है वो भी बता देता हूँ, ये आपको सही होगा। जूम डेवलपर, डेक्कन क्रॉनिकल और ऐसे करके एबीजी शिपयार्ड करके बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका माफ किया गया। और ये जो 32 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, इसका कोई भी लोन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं दिया गया। रघुराम राजन ने खुद कहा कि 2006 से 2008 के बीच में कांग्रेस की सरकार ने जानबूझ के डिफॉल्टर्स को लोन दिया, जिससे कि ये देश का नुकसान हुआ है। मैं दूसरी बात डिफॉल्टर की चलिए आप अब 6 से 8 के बीच में बैंक घोटाला हुआ है। आपके समय में 50 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है। चलिए 50 लाख उत्तर तो सुन लीजिए, उत्तर तो सुन लीजिए। आप लोग उत्तर नहीं सुनना चाह रहे हैं। शुभेंदु जी सवालों का टू द पॉइंट जवाब दे दीजिए, बिंदुवार जवाब दे दीजिए। अडानी और अंबानी का माफ नहीं किया गया है। 1 भी रुपए अडानी और अंबानी का माफ नहीं किया है। और कोई भी यहाँ पर चैनल पे बैठा हुआ है, कोई भी यहाँ चैनल पे बैठा हुआ है, मेरे को प्रूव कर दे अडानी पैसा वापस किया है या माफ किया है, तो मैं जो कहोगे वो हार जाता हूँ। पर यहाँ पे चैनल के बीच में झूठ बोलना हुदा जरीवाल का और ये संजय सरकार का गलत बात है।
चलिए त्रिपाठी जी प्रूफ दिखाइएगा, आप दिखा सकते हैं, अभी हम आपको दिखा देंगे। चलिए, हाँ बिल्कुल सरकार साहब फिर से बैठ जाएंगे, उस दिन आप प्रूफ लेके आ जाइएगा। हम 1-2 दिन बाद फिर से बैठ जाएंगे इस मुद्दे पे, सरकार साहब फिर से बैठ जाएंगे इस मुद्दे पे, प्रूफ ला दीजिएगा। शुभेंदु जी को मैं अनुरोध कर लूंगा, वो भी आ जाएंगे। आप प्रूफ ला करके फिर 2 दिन बाद बैठ जाते हैं। शुभेंदु जी आपसे अनुरोध है, सरकार साहब बोल रहे हैं प्रूफ लाएंगे, 2 दिन बाद सोमवार को फिर बैठ जाते हैं प्रूफ के साथ। सरकार जी आएंगे, अमित जी आएंगे, हुदा जी भी आएंगे, प्रूफ दे देंगे। बिल्कुल। चलिए अग्निहोत्री जी, चलते चलते आपकी इस पूरे मुद्दे पे एक संक्षिप्त टिप्पणी। मुझे लगता है कि सीबीआई और ईडी कर लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो सवाल मेरे ख्याल से बहुत पहले से खड़े किए जा रहे हैं। आज का नहीं है कि आज की सरकार आ गई। और जिस तरह से सरकार साहब इतना कॉन्फिडेंट है कि 2024 में ये जो वर्तमान सरकार है ये बदल जाएगी और दूसरी सरकार आ जाएगी और उनको जेल जाना पड़ेगा, तो अभी जो स्थिति है उसमें ही यदि वो पुख्ता आरोप लगा दें तो उसकी जांच की जा सकती है और उसका हल निकाला जा सकता है। लेकिन इतना धैर्य तो रखना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को, पार्टी को वो तो हार हो रहा है। इतना धैर्य तो रखना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को कि अदालत की फैसले तक इंतजार किया जाए। जी चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु जी आपका, अमित जी आपका, संजय जी आपका, हुदा जी आपका और अग्निहोत्री जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपनी टिप्पणी देने के लिए। तो देश में जांच एजेंसियों की कार्रवाई जरूर हो और इन कार्रवाई से अवैध तरीके से इकट्ठा किया धन जग जाहिर भी होना चाहिए। अवैध रुपयों की जमाखोरी पर कार्रवाई हो, लेकिन इससे जांच एजेंसियों पर सवाल उठाना देश के लिए अहितकारी है। हाँ, जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी निष्पक्ष हो और इस पर किसी तरह की उंगली न उठे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।